पड़ोसी देश नेपाल, जहां कभी लोकतंत्र की नई शुरुआत की बातें होती थी, वहां आज सड़कों पर खून बह रहा है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई महत्वपूर्ण इमारतें जल रही हैं। नेताओं के घर राख हो चुके हैं और मंत्री जान बचाने के लिए नदियों में कूद रहे हैं। सवाल यह है, क्या नेपाल बांग्लादेश वाले रास्ते पर चल पड़ा है? नेपाल से हिंसक आंदोलन की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं। यह आंदोलन किसी भी हालत में अब जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में हिंसा कितने भयावह स्तर पर पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों में नेताओं के साथ साथ उनके परिवार के लोगों के प्रति भी कितनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ है, ये इन वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बेरहमी से हमला किया और उन्हें जिंदा जला दिया। झालानाथ खनाल नेपाल के 35वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फरवरी 2011 से अगस्त 2011 के बीच वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक महिला को सड़क पर जिंदा जला दिया जाना, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी पत्नी हो, इसको दुनिया सही कैसे ठहरा सकती है? ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की है जब नेपाल के वित्त मंत्री को नेपाल की सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने विष्णु कुमार पौडेल का पीछा किया, उन्हें दौड़ा दौड़ाकर तब तक पीटते रहे जब तक वो जान बचाने के लिए नदी में कूद नहीं गए, और नदी में कूदकर किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। नेपाल में बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा की बुरी तरह पिटाई की। आंदोलनकारी देउबा के घर में घुस गए, उनके घर में आग लगा दी गई और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर में तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों ने लाखों नेपाली रुपए लूट लिए और गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर नोट उड़ाए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर पर आगजनी की और उनका घर जलाने के बाद वो नाच गाकर जश्न मनाते दिखे। नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो कुछ ही घंटों में खूनी हिंसा में बदल गया। सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हुआ आंदोलन खुद एंटी सोशल हो गया। बैन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। संसद को फूका गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई और घरों को जलाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान नेपाल में 3 ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन्हें देश की अंतरिम सरकार की नई लीडरशिप माना जा रहा है। पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरंग, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी भड़काई। सबसे पहले बात बालेंद्र शाह की, जो नेपाल में बालेन नाम से भी जाने जाते हैं। 36 साल के बालेंद्र शाह एक नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके काम की तारीफ कर चुका है। बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है। बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई हो या टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना, उन्होंने अपने काम से जनता के बीच बेदाग छवि बनाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से भी लोग उनके समर्थन में हैं। बालेन ने फेसबुक पर जेनजी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को समर्थन दिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है रवि लामिछाने, जो कि पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लामिछाने के साथ दिख रहा है। संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा है कि लामिछाने ने नेपाली संसद को अस्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाया। ओली सरकार ने इसी साल एक घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन्हें जेल से निकाल लिया। इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम सुदन गुरुंग है,
36 साल के सुदन गुरुंग ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। गुरुंग का संगठन हामी नेपाल युवाओं में बेहद लोकप्रिय है, इसलिए उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, ये भ्रष्टाचार और नकारा शासन के खिलाफ लड़ाई है। सुदन गुरुंग ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट मांगे रखी थी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सभी प्रांतीय मंत्री भी इस्तीफा दें। जिन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारी, उन पर सख्त कार्रवाई हो। नेपाल में युवाओं की अंतरिम सरकार बनाई जाए। उनकी इन मांगों के साथ प्रदर्शन और भी तेज हो गया और हिंसा, आगजनी, खून खराबे में बदल गया। हालांकि युवाओं की मांग पर नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन वापस लिया, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में केपी ओली ने इस्तीफा दिया। इसके बाद ओली को नेपाल की सेना से मदद की उम्मीद थी। नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली ने नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज से हालात काबू करने में मदद मांगी, लेकिन तब तक नेपाल के हालात बेकाबू हो चुके थे। इस पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले युवा 36 वर्षीय सुदन गुरुंग ने भी नहीं सोचा था कि आंदोलन मिसगाइडेड रॉकेट की तरह नेपाल को ही नुकसान पहुंचाएगा। नेपाल से आई इन तस्वीरों से क्या समझा जा सकता है? संसद में आग लगाने का मतलब है कि युवाओं का लोकतंत्र से मुंह खत्म हो चुका है। पुलिस थाने से बंदूकें उठाने वाले ये जेनजी अपने ही लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। अपने देश की सेना पर गोलियां चलाने वाले इस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि बंदूकें केवल हाथ बदलती हैं, अपना कैरेक्टर नहीं। नेपाल हिंसा को लेकर सवाल यह है कि यह आंदोलन सिर्फ एक संयोग है या बांग्लादेश जैसा सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह बांग्लादेश में क्रांति के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया, उसी तरह नेपाल में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ दिखा। बांग्लादेश और नेपाल की हिंसा का पैटर्न एक जैसा दिख रहा है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में एक युवा नेता के पीछे लाखों की भीड़ चल पड़ी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने का क्रेडिट 26 साल के नाहिद इस्लाम को दिया जाता है, तो नेपाल में ओली का तख्ता पलटने का क्रेडिट 36 साल के सुदन गुरुंग को दिया जा रहा है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों में सरकार के एक गलत फैसले ने जनता के बीच असंतोष की चिंगारी को ऐसा भड़काया कि सड़क पर उतरी जनता सरकारों को उखाड़ फेंकने तक घर नहीं लौटी। लेकिन बांग्लादेश में युवाओं की बनाई यूनुस सरकार में तो हालात और बदतर हो गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में एक जवाब में बताया था कि साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 2200 हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो कि पहले हुई घटनाओं से 7 गुना ज्यादा है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि पिछले साल 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में 23 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। सरकार ने बताया कि कम से कम 152 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। तो क्या नेपाल में जो हालात हैं वो बांग्लादेश की राह पर जा रहे हैं? अगर हां, तो फिर इस आंदोलन का मकसद क्या था? ये किसके इशारों पर हो रहा था? इससे किसका भला होगा? नेपाल के युवाओं को इससे क्या हासिल होगा? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, ये उम्मीद जरूर है। और हम नेपाल की ही खबर पर भी बने रहेंगे, क्योंकि नेपाल में युवाओं का आंदोलन सिर्फ बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह नेपो पॉलिटिक्स यानी वंशवाद भी थी। दरअसल नेपाल की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर आरोप है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों को ही राजनीति और सत्ता में जगह देते हैं। और जब इन पार्टियों ने मिलकर एक ग्रैंड कोalition बनाया तो अफवाहें फैली कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए है। यहीं से जनता की नाराजगी आक्रोश में बदलने लगी। सोशल मीडिया साइट्स को बैन किए जाने से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन की आग देखते ही देखते संसद और सियासतदानों के घरों की दहलीज तक पहुंच गई।